शुरुआत हुआ और 11 ओवर का मैच था। एक टीम को बैटिंग दिया पहले, मुंबई टॉस जीतने के बाद, बहुत बड़ा एडवांटेज था। राजस्थान जैसे डोमिनेट किया मैच, वो अलग अलग चीज है, हम डिस्कस कर सकते हैं। बट विमल भाई, दिन दिन बहुत पास में है जहां पूरे की पूरे दर्शक ग्राउंड जाएंगे ये बंदा बैटिंग करते वक्त देखने के लिए। क्या बैटिंग करता है यार ये 15 साल का वंडर किड वैभव सूर्यवंशी। हिल गया, सच में बोल रहा हूं, हर दिन उनका फैन मैं बनकर आगे आगे बढ़ जा रहा हूं। मतलब मैं टीवी आज ना उनका बैटिंग, ऑब्वियसली मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, कमेंट्री करने का वक्त पूरा मैच देख लेता हूँ, बट कभी कभी घर में रहने का वक्त ना ऐसे मैं स्कोर कार्ड देखते रहता हूँ। बारिश था, कल भी बारिश था, आज भी बारिश था ना, सो मैच शुरुआत होने के बाद देखना चाहता हूँ। मगर आज बैटिंग बोलने के बाद इमीडिएटली मैं और मेरी बीवी एक साथ बैठकर मैच देखने लगा इसका बैटिंग देखने के लिए, और डिसअपॉइंट नहीं किया। कैसे शॉट मारा यार जसप्रीत बुमराह को। अरे वो जसप्रीत बुमराह है थोड़ा सा एक बॉल देख के खेल सकते हैं कम से अच्छा, कम। आयरनी बताता हूँ, आप एक फैन हो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑल टाइम स्पिनर हो इस जनरेशन के। बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एंड सोचिए बुमराह कैन ही एवर इमेजिन, मुझे अभी 1 महीने पहले का किस्सा याद आ गया। अहमदाबाद में था, ठीक है ना, बुमराह नेट्स पे बॉलिंग कर रहे थे, सडनली किसी ने जायसवाल सूर्यवंशी के बारे में पूछा। बुमराह को मैंने आज तक नहीं सुना था किसी बैट्समैन का निस्तर। बुमराह ऑ में, जैसे जिस तरह से आप बात करते हैं ना वैभव सूर्यवंशी के बारे में, वैसे बात कर रहे थे, बोले थे यार कमाल का लड़का है। मैं तो यार उस, और मैं सोच रहा जैसे उसने पहली गेंद पे छक्का मारा, मैंने बोला यार बूम भाई, आप उस दिन तारीफ कर रहे थे, आपको क्या पता है कि जब ये आपको साथ मिलेगा पहली गेंद पर आपको भी मारेगा। कमाल की, कमाल की। नहीं, और मारने के बाद इवन बुमराह वाज लाफिंग, हम्म, नॉट बिकॉज ये 15 साल का लड़का मार रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, जस्ट द शेयर ऑडोसिटी। कैसे हम्म, मारता है यार ये। मतलब आई मीन इट इज नॉट लाइक वो ऐसा, ही इज नॉट मेकिंग अ स्टेटमेंट। उनको उनके पास इतना टाइम है। और पता है क्या क्या बढ़िया चीज है, मैं बात हम्म, किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ आर आर मुझे, आई मीन बहुत खास दोस्त है बहुत लोग आर आर में, आई मीन जितना मैंने आर आर में फ्रेंडशिप्स किया ना कहीं भी नहीं किया। और हम्म, बात करते वक्त ना मैं बोल रहा था कि वो पिछले गेम अंशुल कंबोज, पहला गेम सीजन का, उसने अंशुल कंबोज को ऐसे सर पीछे रख के वाइड लाइन को मारा था, स्वीपर कवर में आउट हो गया। फिर मैंने हम्म, ऐसा बात करते वक्त ना बोला कि ऑफ साइड में लोग डालेंगे उनके लिए, और वो स्टेप आउट मतलब स्टेप इन करके फ्रंट फुट निकाल कर हम्म, सर आगे करा के मारना है। हम्म, विमल भाई, उसने छक्का मारा, बुमराह को अगले बॉल सिंगल ले रहे हैं, और आज ऑफ साइड का फील्ड के साथ डाल रहे थे, एंड ही इज मूविंग हिज फीट टू हिट दैट बॉल ओवर कवर। वी आर टॉकिंग अबाउट अ 15-year-old किड। वो खुद के लिए कहां डालेंगे करके सोच के इज एबल टू मेक दैट एडजस्टमेंट, या ही इज एबल टू थिंक एंड मेक दैट एडजस्टमेंट, और इट इज कमिंग नेचुरली फॉर हिम। तो कैसे भी एक हो, चीज, दिस इज अनरियल। एक चीज कुछ भी हो, अनरियल यार। मैं मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, एंड दिस इज लाइक, उसको आरआर ने कैसे स्काउट किया? आप तो वहां पर टाइम बिताए थे, आप जब पहली बार मिले थे लग रहा था कि इतना बड़ा ये डायनामाइट है। नहीं, उनका स्काउटिंग पैटर्न को तारीफ करना होगा यार। आई थिंक दे आर प्रोबेबली अहेड ऑफ द कर्व। मुंबई इंडियंस के पास बहुत सारे टेक है, बहुत सारे लोग हैं, एआई को भी इस्तेमाल करते हैं, आई मीन सब कुछ है। मुंबई इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज। मगर आरआर का करना ही होगा यार। कितने लोग देख रहे हैं, ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल अहेड ऑफ द कर्व, रियान पराग अहेड ऑफ द कर्व। ये बैट्समैन तो लाइन लग के स्काउट किया है ये लोग। और सी, उस जिस पिछले साल तब उसको लिया था, उसको बिल्कुल 4 या 7 महीने पहले चेन्नई में एक टेस्ट मैच खेला था उसने। शायद वो टेस्ट मैच अगर आप देख लिया ना, आप भी बिडिंग करोगे उसके लिए। और मैं बोल रहा हूँ एक और बंदा अंदर बैठा है इस आर आर लाइनअप में, एक और बंदा बैठा है जिनको मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा। अगर वो खेलेगा ना, मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोग वैसे ऐसे रख के देखेंगे उसका भी। अमन राव पेरेला, मैं हम्म, बोल रहा हूँ ये भी क्लास बैट्समैन है। हैदराबाद के लिए शायद मुश्ताक अली में बहुत इंप्रेस किया, विजय हजारे में हम्म। शतक बनाया, बंगाल के खिलाफ डबल गियर में खेला था। आई मीन यार, इनका स्काउटिंग है अलग लेवल है। इनको कितना तारीफ करे उतना कम है। आई होप भगवान उनके साथ दे
और he deserves all the luck, gets all the luck. पैड पे लग के गेंद ऐसी जगह पे जाती जहां पे रन हो जाता और हो सकता है कुलदीप यादव बहुत अच्छे से खेल के मैच को खत्म कर दें। वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं जिसके सामने ऋषभ पंत 6 इनिंग में 3 बार आउट हुए और 30 गेंदों में 31 रन बनाए, एक ही छक्का लगा पाए, स्ट्राइक रेट लगभग 100 का है। तो ये एक मौका है कोलकाता के खेमे को वरुण को बैक करने का। मोहम्मद शामी के सामने अजिंक्य रहाणे ने ना 8 इनिंग में लगभग 94 रन बनाए और 165 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद शामी इनको आउट नहीं कर पाया, अजिंक्य रहाणे शामी के सामने आउट नहीं। उनके जहन में एक ही बात थी, डेविड मिलर को वो 5वीं गेंद पे रन भाग जाना चाहिए था। अगर डेविड मिलर वो रन भाग जाते, एक बॉल में 1 रन की जरूरत होती, कुलदीप यादव स्ट्राइक पे आते, हो सकता है वाइड बॉल होता, हो सकता है नो बॉल होता, हो सकता है पैड पे लग के गेंद ऐसी जगह पे जाती जहां पे रन हो जाता और हो सकता है कुलदीप यादव बहुत अच्छे से खेल के मैच को खत्म कर दें। बहुत सारी पॉसिबिलिटी थी और ये भी हो सकता है कि अगर कुलदीप यादव आउट हो जाते उसके बावजूद भी आपके पास गेम में आने का मौका था क्योंकि आप सुपर ओवर खेलते, स्कोर लेवल हो चुका था। अगर डेविड मिलर वो रन भाग जाते, क्यों नहीं भागे? इतना कमाल का खिलाड़ी है, इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, लेकिन ये बताता है ना प्रेशर आपसे क्या क्या करवाता है, प्रेशर आपसे गलतियां करवाता है। डेविड मिलर की वो गलती, इतनी शानदार पारी खेलने के बाद, देखिए डेविड मिलर की सबसे पहले तो तारीफ होगी, जिस तरह से हाथ में चोट लगने के बाद वो बाहर गए थे, रिटायर्ड हो के बाहर गए थे, रिकवरी करके आए, चाहे वो इंजेक्शन लगाया या जो भी स्प्रे लगाया, भाई कमाल ही करते। वो जो शॉट्स लगाए, मोहम्मद सिराज की वो ओवर में 23 रन आए थे, वहां पे 2 छक्के जड़े थे, प्रसिद्ध कृष्णा को भी आखिरी ओवर में छक्का जड़ दिया था, लगभग मैच खत्म ही कर गए थे। उसके बाद ये ब्रेन फ्रीज मूवमेंट एक सीनियर खिलाड़ी की तरफ से, तो समझ में आता है ना हाई लेवल मुकाबलों में आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, चाहे आप यंग खिलाड़ी हो, चाहे आप मंझे हुए डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी वो भले ही दशक से ज़्यादा क्यों ना खेला हो, आप गलती करते हैं। डेविड मिलर गलती कर गए, दिल्ली वो मुकाबला हार गया और गुजरात 1 रन से ये मुकाबला जीता। सबसे बड़ी बात जो गुजरात के लिए पॉजिटिव बात ये लगी कि इतना बड़ा स्कोर जब आप अर्जित करते हो, उसमें आपके जो टॉप 3 है उसमें से एक बल्लेबाज को तो खेलना था, उसमें आप 2 बल्लेबाज खेल गए। साई सुदर्शन का बहुत रेयर आपको फेलियर देखने को मिला, लेकिन बटलर का जो फॉर्म आया है और बहुत क्लीन फॉर्म आया है। देखिए इतने 2-3 महीने में मैंने बटलर को इस तरह से बैटिंग करते हुए, इतनी साफ शफाफ तरीके से बैटिंग करते हुए नहीं देखा। बहुत अच्छा 31% वो लॉन्ग ऑन की तरफ रन बनाए, मिड विकेट पर रन बनाए, लैप शॉट की मैं हमेशा बात करता हूँ कि फास्ट बॉलर को ये खिलाड़ी ने लैप लगा दिया कंट्रोल के साथ, तो समझ लीजिए कि इसका कंट्रोल आ गया है। और कितना अच्छा वो लैप शॉट लगाया था, क्योंकि लैप शॉट लगाने में ना एक तो आप प्री डिटरमाइंड होते हो और दूसरा आपको गेंद को आखिर तक देखना है, पोजीशन आपको लेके आनी है ऐसी कि गेंद आपको ना लगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में जब कर रहे थे गेंद उनको लग रही थी। जब ये हुआ, फॉर्म आया, सामने भी बहुत अच्छे शॉट लगाया और उसके बाद शुभमन गिल की 70 रन की जो पारी थी उसमें एक्सेलरेशन बड़ा ज़बरदस्त था। शुरू में थोड़ा वक्त लिया और स्पिनर को बहुत अच्छा खेली। कुलदीप यादव को जो 2 छक्के स्लॉक स्वीप में लगाए, फिर पेस अप बॉल डाली उन्होंने, तो फिर फाइन लेग की तरफ भी छक्का लगाया, बहुत अच्छे से अपनी गेम को चलाया। स्ट्राइक रेट जब नीचे थी, पार्टनरशिप करना चाहते थे, और जब स्ट्राइक रेट को बढ़ाया तब जानते थे यहाँ पे गियर चेंज करने की ज़रूरत है, वो भी करने को दिखा। और साथ ही में सामने बड़े अच्छे शॉट लगाए। ओवरऑल जो ये बल्लेबाजी चली, इससे एक पैनापन आया और बड़ा स्कोर हुआ 210 का। जब दिल्ली आई बैटिंग करने, पावर प्ले क्या कमाल का था ना, उसमें एक चीज़ गुजरात ने अच्छी की थी, राशिद खान को पावर प्ले में गेंदबाजी की, वहाँ पे हार्डली कुछ रन आए थे, 5 या ऐसे ही कुछ। और उसके बाद जब आखिरी ओवर में अशोक को लेके आए थे, मुझे लगा है कि वो बड़ी गलती थी। और उस ओवर से पहले ही हमने कमेंट्री में ये बात की थी कि ये नहीं होना चाहिए। उसका सिंपल रीज़न था, केएल राहुल को पेस पसंद है, प्रथम निशंका को भी पेस पसंद है, ये पेस देता है लड़का, लेकिन पिच उस तरीके की नहीं थी। पिच और पावर प्ले की आखिरी ओवर डाल रहे थे, ये काली मिट्टी की पिच है, इस पे जो लेंथ आप सिर्फ पेस की तरफ डालोगे और पावर प्ले की आखिरी ओवर इनएक्सपीरियंस गेंदबाज को दोगे तो फिर थोड़ी सी आप गलती कर बैठोगे। हालांकि उसके बावजूद भी ये मुकाबला जीते, लेकिन वहाँ पे थोड़ी गलती हुई थी। केएल राहुल जब तक खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि गेम भले ही सामने विकेट गिर रही थी, लेकिन तब तक गेम हाथ में थी। सिराज आए, वाइड लाइन का वो जो उन्होंने प्लान बनाया उसमें केएल राहुल को आउट किया, वो जो रनआउट भी हुई थी उससे पहले ट्रिस्टन स्टब्स, आई थिंक वो भी बहुत बड़ा पल था। साई सुदर्शन क्या फील्डर है यार, बाउंड्री पे वो चौका एक गया था जिसमें 1 बाउंस उन्होंने ट्राई किया था कैच के लिए, उसमें भी यार एकदम ज़बरदस्त तरीके से हवा में था वो। ग्लेन फिलिप्स और साई सुदर्शन, इनके पास अगर गेंद आए तो संभाल के रहो बाकी टीम वाले खिलाड़ी। ग्लेन फिलिप्स भी हवा में ही उड़ता रहता है, वो कैच भी उसने अक्षर पटेल का बड़ा अच्छा पकड़ा। लेकिन सबसे बड़ा पॉजिटिव
जब हम बात करते हैं गुजरात के लिए राशिद खान का फॉर्म, राशिद खान को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलना और राशिद खान की लेग स्पिन इतना बड़ा घूमना, पहली ओवर में इतनी बड़ी घूमी थी राइट आर्म लेग स्पिन जब वो डालते हैं। अब जब वो लेग स्पिन डालते हैं तो उनकी गूगली और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और समीर रिजवी वही मोमेंटम में खेल रहे थे जो मोमेंटम में अभी तक आए थे, वो कॉन्फिडेंस से उनका बल्ला चल गया और पता चला कि भाई ये लेवल में ना आपको हर इनिंग 0 से शुरुआत करनी है। राशिद खान ने वो भाप लिया, गुगली डाली, बोल्ड किया, 2 छक्के लगाए थे इससे पहले, लेकिन ज़बरदस्त कमबैक किया और गेंदबाजी उनकी। और जब गुजरात की उस तरीके की गेंदबाजी हो जाती है ना तो फिर ये टीम अलग नज़र आती है, ये टीम अलग कॉन्फिडेंस के साथ चलती है और करीबी मामले जीतती है। मैन ऑफ द मैच मिला राशिद को, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की भी गेंदबाजी अंडर प्रेशर आपको तारीफ करनी पड़ेगी। आखिरी ओवर में एक बॉल लेंथ आगे डाला, उसके पहले स्लो बाउंसर से विपराज को आउट किया, स्लो बाउंसर में 2 बार मिलर को बांध के रखा। बहुत अच्छी गेंदबाजी की प्रसिद्ध कृष्णा ने। ओवरऑल गुजरात को ये मुकाबला जो जीता है उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। वहीं पे दिल्ली के लिए बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना करे, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था जब आखिरी के कुछ मुकाबले हारे थे करीब आके। वहाँ से आप अगर बतौर सपोर्ट स्टाफ, ये सपोर्ट स्टाफ की हमने बड़ी तारीफ की है, लेकिन यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती उनकी और ज़्यादा कि और चीज़ों को सिंपल रखें। पिछले साल भूल जाइए, पिछले साल जो हुआ था वहाँ पे ना आपके पास डेविड मिलर जैसा फिनिशर नहीं था, आपके पास इतना पहनापन नहीं था, चाहे अगर वो बैटिंग डेप्थ की बात करें, अभी है आपके पास डेविड मिलर के होने से। और ट्रिस्टन सब जिस दिन चले यार, उससे खतरनाक बल्लेबाज नहीं है। तो भरोसा जताए रखना इस ग्रुप में ये दिल्ली के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। कोलकाता बनाम लखनऊ, ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला खेला जाएगा, जहाँ पे कोलकाता ज़रूर जो चैंपियन रही है 2 साल पहले, पिछले साल ख़राब किया था, इस साल सीज़न की शुरुआत उससे भी ख़राब हुई है, लेकिन ये जीत की बात नहीं है, अच्छी टीम इकट्ठा करने की बात है, अच्छी प्लेइंग 12 कॉम्बिनेशन इकट्ठा करने की बात है, जिससे मुझे लग रहा है कि पीछे रह जा रहे हैं। ज़रूर वरुण चक्रवर्ती को चोट लगी, लेकिन यार उनको बाएं हाथ की आखिरी उंगली में अगर चोट लगी है तो गेंदबाजी तो इस हाथ से करते हैं ना, तो आप उन्हें बैक करिए, उनको कॉन्फिडेंस दिलाइए, उनके ऊपर नज़र रहेगी। और वहीं पे लखनऊ पिछला मुकाबला जिस तरह से जीती, उनके कैप्टन की अच्छी इनिंग्स के बदौलत जीती, तो उनका कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, उनकी गेंदबाजी यूनिट बहुत बढ़िया जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण खेलते तो फिर उनका सामना किस तरह से करती है लखनऊ की टीम, और ये लखनऊ की थिन बैटिंग लाइनअप, वो बात वहीं पे आके रुक जाएगी कि रिजल्ट किसको मिलता है। मुझे लगता है कि कोलकाता ना वो ध्यान रखना चाहिए कि स्पिन का इस्तेमाल करे लखनऊ की टीम के सामने उस पिच पे। खैर, सबसे पहले मैचअप्स की बात करेंगे। सबसे बड़ा जो मैचअप आएगा वो आएगा पंत और वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती के सामने स्ट्राइक रेट लगभग 100 का है ऋषभ पंत का, लेकिन वो पुरानी बात है। और ऋषभ पंत अभी आखिरी मुकाबले में मैच जिता के आए, नाबाद पारी खेल के आए, आखिरी ओवर में भी 9 रन चाहिए थे, वहां पे भी उन्होंने मैच जिताया, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहेगा। लेकिन अगर वरुण चक्रवर्ती खेलते हैं जिसके सामने ऋषभ 6 इनिंग में 3 बार आउट हुए और 30 गेंदों में 31 रन बनाए, एक ही छक्का लगा पाए, स्ट्राइक रेट लगभग 100 का है, तो ये एक मौका है कोलकाता के खेमे को वरुण को बैक करने का कि भाई सामने जो मैचअप है उसमें सबसे पहले तो उनके कैप्टन के सामने मैचअप है, तो आप उन्हें बैक करिए, उन्हें खिलाइए। और वहीं पे मैं देखना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस जो बढ़ा है ऋषभ पंत का, उसमें वरुण चक्रवर्ती अगर खेलते हैं उसको किस तरह से काउंटर करते हैं, क्या लो रिस्क क्रिकेट खेलने वाली जो सोच है उसके साथ ऋषभ पंत आगे बढ़ते हैं या नहीं। दूसरा मैचअप है निकोलस पूरन वर्सेस सुनील नारायण। देखिए, निकोलस पूरन ने पिछले साल आखिरी के 7 मुकाबलों में सिर्फ 112 रन बनाए थे। इस सीजन की शुरुआत में भी 1 और 8 सिंगल डिजिट ही स्कोर है, तो वो जो पिछले साल का सेकंड हाफ था और इस साल का फर्स्ट हाफ, रन आए नहीं है, और इनके रन आना बेहद ज़रूरी है। लखनऊ ने इनके ऊपर बहुत बड़ा दांव चलाया और जिम्मेदारी चलाई है कि भाई आप गेम चलाएंगे, मिडिल ओवर्स में बड़े शॉट लगाएंगे। अच्छी बात यह है कि पिछली बार जब यहाँ पे आए थे इस टीम के सामने, तो बहुत तेज पारी 70-78 रन की पारी खेली थी, बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ, तो कुछ अच्छी यादें ताज़ा हो सकती हैं। लेकिन सुनील नारायण के सामने किस तरह से उनका मैचअप रहता है ये देखना होगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका 100 का ही है, लगभग 36 गेंदें खेले, 37 रन बनाए, 2 बार आउट हुए हैं। तो यहाँ पे ना बड़ा ज़रूरी है कि सुनील नारायण के सामने निकोलस पूरन थोड़े फॉर्म में रहे, क्योंकि ये तो पता है आपको कि वो 4 ओवर उनकी मिडिल ओवर्स में उनके सामने आएगी और उनको बांध के रखेंगे। और अगर निकोलस पूरन को बांध के रखा, मतलब गेम कहीं बढ़ेगी नहीं लखनऊ की तरफ से अगर बात करें तो। एक और ज़बरदस्त मैचअप मोहम्मद शामी बनाम अजिंक्य रहाणे। देखिए, मोहम्मद शामी के सामने अजिंक्य रहाणे ने ना 8 इनिंग में
लगभग 94 रन बनाए और 165 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहम्मद शामी इनको आउट नहीं कर पाए, अजिंक्य रहाणे शामी के सामने आउट नहीं हुए। लेकिन अब कैसा है कि जिस तरह से चीज़ें नज़र आ रही है, मोहम्मद शामी वो जो पिछले साल का फॉर्म ख़राब था उसको पीछे बढ़ के आगे निकल चुके हैं। अब यहाँ पे मोहम्मद शामी ने पिछली मैच में जो परफॉर्मेंस किया था उससे तो लाला का कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर रहेगा। 4 ओवर 9 रन 2 विकेट, मैन ऑफ द मैच, स्लो रन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया था। और इस कंडीशन को भली बात ही जानते हैं, यही के तो खिलाड़ी है, तो उस लिहाज से इस पिच पे कौन सी लेंथ डालनी है उनसे ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा। तो अजिंक्य रहाणे को इस बात का ध्यान रखना होगा और क्या रणनीति लेके आते अजिंक्य रहाणे उस पर मेरी नज़र रहेगी। ये कॉन्टेस्ट इसलिए बहुत बढ़िया रहेगा, मोहम्मद शामी का ग्राफ कॉन्फिडेंस के लिहाज से ऊपर गया है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है जहन में अजिंक्य रहाणे की, क्योंकि वो अपना पहला जीत तलाश कर रहे हैं बतौर कप्तान। इस सीज़न वो जीत आई नहीं है, तो वो कहीं उनकी बैटिंग को इफेक्ट ना करे, इस पे मेरी नज़र ज़रूर रहेगी। लेकिन फॉर्म में है तो ये जो मुकाबला है वो खड़ा रहेगा। चलिए कॉम्बिनेशन की तरफ डालते नज़र। एक तो ये पिच ना कवर्ड है काफ़ी दिनों से, बारिश नहीं है, बारिश अभी रह गई है, ठहर गई है। अब उस लिहाज से थोड़ा सा तो मदद बाटलेट को मिला था, हमने ये देखा था। तो रणनीति कोलकाता की क्या होगी उस पर मेरी नज़र रहेगी। वरुण चक्रवर्ती को क्या बैक करते हैं या नहीं, इस पर मेरी नज़र रहेगी। क्या नवदीप सैनी को ही खिलाते हैं या उनके पास ना लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, अगर वरुण फिट नहीं है तो दक्ष कामरा करके वो भी उन्हीं को मॉडल करते अपनी गेंदबाजी, उसी की तरह मिस्ट्री लेके आते हैं। तो क्या उस तरफ जाएंगे? मुझे लगता है जाना चाहिए। अगर वो जाते हैं मिस्ट्री स्पिनर लखनऊ की बैटिंग के सामने, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा विकल्प रह सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पास। एक और चीज़, अंकुरिश रघुवंशी को ना नंबर 3 पे बैटिंग कराइए और कैमरून ग्रीन को 4 पे लेके आइए, क्योंकि अंकुरिश ने 2 इनिंग में 2 बार तो रन बनाए ना, तो आप उसको बैक करिए, करंट फॉर्म को बैक करिए। ज़रूर आप कैमरून ग्रीन को खिलाना चाहते हैं, समझ में आता है, लेकिन बैटिंग में तो आप अंकुरिश रघुवंशी को ज़रूर बैक करिए। बात आ जाएगी क्या सैनी खेलेंगे या वरुण चक्रवर्ती उनकी जगह पे खेलेंगे, या फिर अगर वरुण चक्रवर्ती फिट नहीं है और उन्हें लगता है कि स्पिन खिलाना है तो दक्ष कामरा का आपके पास विकल्प है। वरना मुझे लगता है कि सेम ही टीम रहेगी। अगर लखनऊ की टीम पे नजर डालेंगे तो वहां पे सवाल ये रहेगा कि क्या एम सिद्धार्थ जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी उनकी जगह पे एक बैट्समैन ऑलराउंडर शाहबाज को क्या लेके आएंगे या सिद्धार्थ को बैक करेंगे। दूसरा, थोड़ा सा रोटेशन पॉलिसी नजर आ रही है इस गेंदबाजी यूनिट में। मोहसिन खान की क्या वापसी होगी आवेश खान की जगह पे? बस ये 2 ही जो स्पॉट है जिसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। मुझे लगता है अगर मोहसिन खान फिट है तो उन्हें खिलाना चाहिए। वो लेफ्ट आर्म एंगल बहुत बढ़िया एंगल है और आपको जिस तरह से वो फिन एलन की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, इनके सामने लेफ्ट आर्म एंगल आपके पास शुरू में होना चाहिए। इवन इफ नॉट द फर्स्ट और सेकंड ओवर, तीसरी चौथी ओवर में आपके पास होना चाहिए, जो वेरिएशन भी काम में आए और बाउंस भी मिले, लेकिन रूम के साथ नहीं, वो एंगल पे। तो इसके ऊपर ज़रूर लखनऊ को सोचना चाहिए। देखिए ये जो लड़ाई है वो लड़ाई है बेस्ट बोलिंग यूनिट पावर प्ले में। इस सीजन लखनऊ के आसपास भी कोई नहीं है। पहले 2 मुकाबले में 7 विकेट निकाली है पावर प्ले में, सॉलिड बोलिंग यूनिट है। और वहीं पे सेकंड बेस्ट पावर प्ले की बल्लेबाजी जो आपको देखने को मिलती है वो कोलकाता की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें फिन एलन, अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, ये वो खिलाड़ी हैं। तो सेकंड बेस्ट पावर प्ले टीम वर्सेस बेस्ट बोलिंग टीम की ये लड़ाई है। कौन ये लड़ाई जीतेगा? मुझे पता क्या लगता है, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती या फिर एक और स्पिनर खेलता है ना भाई, तो मुझे लगता है कि वो 8-10 ओवर के जाल में लखनऊ के बल्लेबाज फंस सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, अगर पावर प्ले में अच्छे से गेम चलाई तो। और दूसरी बात, टॉस जीत के ना पिच में मदद हो तो गेंदबाजी कर लो। कोलकाता खूब भालो, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है लखनऊ उन्हें अदब से हरा दे। मैं बैक कर रहा हूँ कोलकाता को। आप लोग बताइए आप किसको बैक करें इस मुकाबले में।